हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी नंबर 1 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे संपूर्ण इतिहास के 1000 प्रश्न, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इतिहास से संबंधित कोई भी प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है हमारा कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए उपयुक्त भाषा थी। तो दोस्तों, वो भाषा संस्कृत थी। दूसरा प्रश्न है कि मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। तो दोस्तों, वो कॉपर धातु थी। तीसरा प्रश्न है हमारा कि धातु के बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो दोस्तों, बुद्ध काल में प्रकट हुए थे। चौथा प्रश्न है हमारा कि कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। तो दोस्तों, वो उचित समतावादी थे। छठा क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक थे। तो दोस्तों, वो मुद्राएं थी। सातवां क्वेश्चन है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था। तो दोस्तों, हड़प्पा शहर था। अगला प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों, 1921 में हुई थी। नौवां क्वेश्चन है हमारा कि ईंटों की कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है। तो दोस्तों, वो लोथल था। 10वां क्वेश्चन है कि बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। तो दोस्तों, वो चनहूदड़ो था। 11वां क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। तो दोस्तों, ये व्यवस्थित शहरी जीवन था इन सबका। 12वां क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपना मकान बनाते थे। तो दोस्तों, ये पक्की ईंटों से बनाते थे। 13वां क्वेश्चन है कि देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था। तो दोस्तों, विशाल स्नानगार था। 15वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, दयाराम साहनी ने की थी। 16वां क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर वाला बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों, वो लोथल था। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 17वां प्रश्न है कि किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो दोस्तों, टेराकोटा का किया जाता था। 18वां प्रश्न है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। तो दोस्तों, ये कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। 19वां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो दोस्तों, कांस्य युग की हड़प्पा सभ्यता थी। 20वां क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों, इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। 21वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा के निवासी थे। तो दोस्तों, ये शहरी थे। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, रावी नदी के किनारे स्थित है। 23वां क्वेश्चन है कि किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। तो दोस्तों, लरकाना पाकिस्तान में स्थित है। 24वां क्वेश्चन है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई। तो दोस्तों, ऋग्वेद में दी गई थी। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 25वां प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया। तो दोस्तों, मुंडकोपनिषद से लिया गया था। 26वां प्रश्न है कि वेदों को माना जाता है। तो दोस्तों, श्रुति माना जाता है। 27वां प्रश्न है कि वेद का अर्थ होता है। तो दोस्तों, ज्ञान होता है। 28वां प्रश्न है हमारा कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया। तो दोस्तों, तांबा का किया गया था। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। तो दोस्तों, व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। 30वां प्रश्न कि भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है। तो दोस्तों, सामवेद में खोजा जा सकता है। 31वां प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों, श्रमण कहा जाता था। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा कि वैदिक काल के राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहा जाता था। तो दोस्तों, उसे बलि कहा जाता था। 33वां प्रश्न है कि आर्य अरण्यों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे, क्योंकि दोस्तों, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, इसलिए सफल रहे। अगला प्रश्न है हमारा कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो दोस्तों, व्यवसाय पर आधारित थी। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला था। तो दोस्तों, वो जौ था, जिसे हम जौ के नाम से भी जानते हैं। 36वां प्रश्न है कि यज्ञ सूत्र किस वेद में है। तो दोस्तों, यजुर्वेद में है। जुरासिक काल में माना गया पूरी तरह तैयार वच्छी फासिल कहाँ पाया गया। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा 38वां प्रश्न है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो दोस्तों, अज्ञात थी। 39वां प्रश्न है कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, पास बैठना होता है।
40वां प्रश्न है हमारा कि आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? तो दोस्तों सप्त सिंधु में थी। 41वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये गुजरात राज्य में स्थित है। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो दोस्तों जय संहिता नाम था। 44वां प्रश्न है कि प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का क्या नाम था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता नाम था। 45वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है? तो दोस्तों हड़प्पा स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा 46वां प्रश्न है कि भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों मालवा के क्षेत्र को एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था। 47वां प्रश्न है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? तो दोस्तों वह अजातशत्रु था। 48वां प्रश्न है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों पार्श्वनाथ थे। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान के माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था? तो दोस्तों जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया। 50वां प्रश्न है कि महावीर की माता कौन थी? तो दोस्तों तिसला थी। 51वां प्रश्न है कि त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। 52वां प्रश्न है कि अजंता की चित्रकारी किससे प्रेरित थी? तो दोस्तों दयालु बुद्ध से प्रेरित थी। अगला प्रश्न आ रहा हमारा कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो दोस्तों मैत्रेय को माना जाता है। 54वां प्रश्न है कि बुद्ध का निर्माण स्थल कौन सा है? तो दोस्तों कुशीनगर है। 55वां प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक केंद्र था? तो दोस्तों बौद्ध धर्म में था। 56वां प्रश्न है कि बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों त्रिपिटक था। अगला प्रश्न आ रहा हमारा कि मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने किया था। 98वां प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के किस जीवन की घटना के साथ था? तो दोस्तों जन्म की घटना के साथ था। अगला प्रश्न है कि अशोक के किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो दोस्तों उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला प्रश्न आ रहा हमारा कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों बोध गया में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई? तो दोस्तों भाषा में की गई थी। अगला है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था। अगला है कि बुद्ध ने अपना पहला धर्म संदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है कि सिकंदर महान के शिक्षक कौन थे? तो दोस्तों अरस्तु था। अगला प्रश्न है हमारा कि सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था? तो दोस्तों सेल्यूकस निकेटर के अधीन चला गया। अगला प्रश्न है हमारा कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था? तो दोस्तों बुद्ध धर्म था। अगला प्रश्न है हमारा कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो दोस्तों अंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? तो दोस्तों बिंबिसार था। अगला प्रश्न है हमारा कि बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों धर्मचक्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि बुद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं? तो दोस्तों ये त्रिरत्न कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो दोस्तों जामली थे। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात थे? तो दोस्तों ये जैना नाम से विख्यात थे। अगला प्रश्न है हमारा कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो दोस्तों पद्म संभव थे। अगला प्रश्न है हमारा कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? तो दोस्तों अशोक मौर्य के रुक्मणी देवी स्तंभ के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय इतिहास के युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो दोस्तों बुद्ध के युग में। 76वां प्रश्न है कि भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों महावीर थे। 77वां प्रश्न है कि किस वंश के राजाओं ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो दोस्तों मगध वंश से राजाओं ने। अगला प्रश्न आ रहा हमारा कि किस राजा को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों राजा अशोक को जाना जाता है। 19वां प्रश्न है कि अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो दोस्तों पाटलिपुत्र में बुलाई थी। अगला प्रश्न है हमारा अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? तो दोस्तों कलिंग युद्ध से आया था। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो दोस्तों वो मेगास्थनीज था। अगला प्रश्न है हमारा कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? दोस्तों कौटिल्य ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा कि किस विदेशी यात्री ने सबसे पहले भारत की यात्रा की? तो दोस्तों मेगास्थनीज ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा कि किसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद आयोजित हुई थी? तो दोस्तों अशोक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तो दोस्तों तक्षशिला से संबंधित थे। अगला प्रश्न है हमारा कि यूनानियों ने भारत से बाहर किसने निकाला था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। अगला प्रश्न है हमारा कि कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों 261 BC में लड़ा गया था। अगला प्रश्न आ रहा हमारा
कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो दोस्तों वो चंद्रगुप्त था। अगला प्रश्न है हमारा, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो दोस्तों दुद्धा दामन से था। अगला प्रश्न है कि सातवाहन अपने सिक्के किस धातु के बनाते थे? तो दोस्तों ये लेड के बनाते थे। अगला प्रश्न है हमारा कि किसके शासनकाल में अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो दोस्तों सातवाहन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को संबंधित करने वाली कला शैली को क्या कहते हैं? तो दोस्तों गंधार शैली कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो दोस्तों कनिष्क ने कराया था। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों कनिष्क ने किया था। अगला प्रश्न, कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो दोस्तों नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। अगला प्रश्न है हमारा कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो दोस्तों कला क्षेत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो दोस्तों कनिष्क के दरबार में थे। अगला प्रश्न आ रहा हमारा कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो दोस्तों शक काल पर आधारित था। अगला प्रश्न है हमारा कि पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों मदुरै थी। वह कुषाण राजा कौन था जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो दोस्तों वह कनिष्क था। अगला प्रश्न है हमारा कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित था? तो दोस्तों जैन धर्म से था। अगला प्रश्न है हमारा कि संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से था? तो दोस्तों ये तमिलनाडु के इतिहास से था। अगला प्रश्न है हमारा कि संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र कहाँ था? तो दोस्तों मुसीरी में था। अगला प्रश्न है हमारा कि कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गंधार शैली के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है हमारा कि राजा खारवेल किस चेदी वंश का महानतम शासक था? तो दोस्तों ये कलिंग वंश का महानतम शासक था। अगला प्रश्न है हमारा कि गंधार कला किसके अधीन फूली फली? तो दोस्तों कुषाण काल के अधीन फूली फली थी। अगला प्रश्न है हमारा कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर शासन शुरू किया? तो दोस्तों शुंग वंश आया था। अगला प्रश्न है हमारा कि अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार किया था? तो दोस्तों धर्म महामंत्रों को भेजकर किया था। अगला प्रश्न है हमारा कि बिंदुसार के शासन काल के दौरान अशांति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों तक्षशिला में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो दोस्तों गौतमी पुत्र सतकर्मी था। अगला प्रश्न है हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? तो दोस्तों श्रवण बेलगोला में व्यतीत किए थे। किस भारतीय शासक ने कलिंग युद्ध लड़ा था? तो दोस्तों अशोक ने लड़ा था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि आयुर्वेद में वैद्य चिकित्सक को भगवान किसे मानते हैं? तो दोस्तों धन्वंतरी को मानते थे। अगला प्रश्न है हमारा कि पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो दोस्तों श्रीगुप्त था। अगला प्रश्न है हमारा कि इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? तो दोस्तों समुद्रगुप्त की हैं। अगला प्रश्न है हमारा चीनी यात्री फयान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है हमारा कि कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के थे। अगला प्रश्न है हमारा कि गुप्त वंश का प्रवर्तक कौन था? तो दोस्तों श्रीगुप्त था। अगला प्रश्न है हमारा कि गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? तो दोस्तों उनकी दरबारी भाषा संस्कृत थी। अगला प्रश्न है हमारा कि गुप्त काल ने किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे? तो दोस्तों सोने के किए थे। अगला प्रश्न है हमारा कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की वह था? तो दोस्तों वह चंद्रगुप्त द्वितीय था। अगला प्रश्न है हमारा कि खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों यशोवर्मन चंदेल राजपूत ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस ईस्वी में सिंधु पर विजय प्राप्त की थी? तो दोस्तों 712 ईस्वी में प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है हमारा कि 738 ईस्वी में अरबों को किसने पराजित किया था? तो दोस्तों चालुक्यों ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है हमारा कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। अगला प्रश्न है कि चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय था। कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो वो धर्मपाल ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो दोस्तों अरब थे। अगला प्रश्न है हमारा कि किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? तो दोस्तों राजा भोज ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव थे गीत गोविंद के लेखक।
अगला प्रश्न है कि एलोवेरा के मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। अगला प्रश्न है हमारा कि महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों पल्लव वंश के शासनकाल में हुआ। अगला प्रश्न है हमारा कि किन शासकों के राजकाल में भी अजंता एवं एलोवेरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई? तो राष्ट्रकूट वंश की हुई। अगला प्रश्न है हमारा कि पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों कांची में थी। अगला प्रश्न है हमारा कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो दोस्तों शैव धर्म को किया था। अगला प्रश्न है हमारा कि विद्येश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों तंजौर में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कि पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? तो दोस्तों करिकाल ने रखी थी। अगला प्रश्न है हमारा कि किस राजवंश ने श्रीलंका और दक्षिण एशिया को जीता था? तो दोस्तों चोल शासक ने जीता था। अगला प्रश्न है हमारा कि तंजौर में बुद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों राजराज प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है हमारा कि पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो दोस्तों विष्णु शर्मा ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा कि लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो दोस्तों इल्तुतमिश ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तरी भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो दोस्तों रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न है हमारा कि दिल्ली का वह शासक कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? तो दोस्तों वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न है हमारा कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक की थी। अगला प्रश्न है हमारा कि मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किसे छोड़कर गया था? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गया था। 191वां प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का राजकाल कब समाप्त हुआ था? तो दोस्तों 1526 में समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो दोस्तों नसरुद्दीन महमूद का था। अगला प्रश्न है कि चंगेज खान ने अलाउद्दीन खिलजी का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो दोस्तों मलिक कफूर था। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? तो दोस्तों वो अलाउद्दीन खिलजी था। अगला प्रश्न है कि सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था किसने बनाई थी? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था? तो दोस्तों ये दर्शन में निपुण था। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधी का मिश्रण बताया था? दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को बताया था। अगला प्रश्न है कि सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अगला प्रश्न है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो दोस्तों तुगलक वंश के सुल्तानों ने। अगला किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल रहा? दोस्तों यह व्यवहारिक नेता नहीं था इसलिए ये असफल रहा। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। अगला प्रश्न है कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों बहलोल लोधी ने की थी। अगला प्रश्न है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों सिकंदर लोधी के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का जैसे आज हम देखते हैं पुनः निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों सिकंदर लोधी ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि बहमनी राज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों अलाउद्दीन हसन ने की थी। अगला प्रश्न है कि बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बद का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह ने किया था। अगला प्रश्न है कि बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों गुलबर्गा में थी। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी किस राज्य से संबंध रखती थी? तो दोस्तों ये गुजरात राज्य से संबंध रखती थी। अगला प्रश्न है कि विजयनगर शासकों में सबसे महान शासक किसे माना जाता था? तो दोस्तों कृष्णदेव राय को माना जाता था। अगला प्रश्न है कि विजयनगर के मध्यकालीन नगर को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों हम हम्पी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो दोस्तों बाबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है कि विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो दोस्तों कृष्णदेव राय था। अगला प्रश्न है विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है
कि महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था? तो दोस्तों तुकाराम थे। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ राज घराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे? तो दोस्तों मीराबाई थी। अगला प्रश्न है कि श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ किसने स्थापित किए थे? तो दोस्तों आदि शंकराचार्य ने किए थे। अगला प्रश्न है कि भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों शेख मुहिउद्दीन चिश्ती ने किया था। अगला प्रश्न है कि अजमेर में किस फकीर की दरगाह है? तो दोस्तों मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अगला प्रश्न है हमारा, किसका संबंध सूफी संतों से था? तो दोस्तों खानकाह का था। अगला प्रश्न है कि सूफी परंपरा में पीर का क्या आशय है? तो दोस्तों सूफियों का गुरु होता है। अगला प्रश्न होता है कि किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों महमूद गजनवी ने किया था। अगला प्रश्न है कि कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, यह इस समय किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कि दिल्ली का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों इब्राहिम लोदी था। अगला प्रश्न है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? तो दोस्तों मोहम्मद गोरी को हराया था। अगला मुक्त मालदक किस शासक की रचना है? तो दोस्तों कृष्णदेव राय की है। अगला प्रश्न है कि तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो दोस्तों 1575 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि खलीफा से प्रतिस्थापित पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो दोस्तों वह इल्तुतमिश था। अगला प्रश्न है कि बाजार विनिमय प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला प्रश्न है कि किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो दोस्तों अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन था? तो दोस्तों गयासुद्दीन बलबन था। अगला प्रश्न है हमारा कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो दोस्तों फिरोज तुगलक था। अगला प्रश्न है हमारा कि किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला प्रश्न, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? तो दोस्तों बलबन ने अपनाई थी। अगला प्रश्न है कि मुनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। अगला प्रश्न है कि किसने पहली बार चांदी का रुपया नामक सिक्का जारी किया? तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने किया था। अगला प्रश्न है कि शेरशाह की महानता का घोतक क्या था? तो दोस्तों प्रशासनिक सुधार था। अगला प्रश्न है कि ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया? तो दोस्तों शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है कि शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो दोस्तों पंजाब को आगरा के साथ जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? तो दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई के बाद हुई। अगला प्रश्न है कि बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया? तो दोस्तों काबुल में दफनाया गया था। अगला प्रश्न है कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आगरा में हुई थी। अगला प्रश्न है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों गुलबदन बेगम ने की थी। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शहंशाह को मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों शाहजहां ने की थी। अगला प्रश्न है कि वह दुर्ग कौन है जिसे ढक्कन की कुंजी माना जाता है? तो दोस्तों आसिलगढ़ दुर्ग है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? दोस्तों अबुल फजल हैं। अगला प्रश्न है कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या है? तो दोस्तों रामतनु पांडे है तानसेन का मूल नाम। अगला प्रश्न है कि अकबरनामा किसने लिखी है? तो दोस्तों अबुल फजल ने लिखी है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तो दोस्तों अकबर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो दोस्तों टोडरमल था। अगला प्रश्न है कि यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों देवगिरी में थी। अगला प्रश्न है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ में किया गया। अगला प्रश्न है कि तंचेई जरी का विकास कहाँ हुआ? तो दोस्तों वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि पूर्व रियासत नाहन अब किस राज्य का एक अंग है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य का। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध तख्त ताऊ किस मुगल भवन में रखा गया? तो दोस्तों दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया। अगला प्रश्न है कि कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया? तो दोस्तों गोलकुंडा की खान से निकाला गया। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब है। अगला प्रश्न है कि मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? तो दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी थे। अगला प्रश्न है कि दारा सिकों के उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया? तो दोस्तों सिर्रे अकबर के नाम से। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो दोस्तों बख्तियार खिलजी था। किस मुगल शासक ने भारत में वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों के विशद विवरण अपनी डायरी में दिए हैं? तो दोस्तों बाबर ने दिए हैं। अगला प्रश्न है कि मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो दोस्तों फारसी थी। अगला प्रश्न है कि वह भाषा कौन सी है जिसे मध्य युग के दौरान सिविल भाषा कहा जाता है? तो दोस्तों उसे उर्दू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? तो दोस्तों शाहजहां को प्राप्त है। अगला प्रश्न है
कि कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? तो दोस्तों बेसिन की संधि। अगला प्रश्न है कि लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो दोस्तों बहादुर शाह जफर के। अगला प्रश्न है कि राजा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों अमृतसर शहर को। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने दोपहर में राजा रणजीत सिंह के बड़े सम्मान में स्वागत किया? तो दोस्तों विलियम बेंटिंक ने किया था। अगला प्रश्न है कि मराठा राज का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लखनऊ में स्थित है। अगला किस घटना ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे के वास्तविक स्वामी बना दिया? तो दोस्तों बक्सर की लड़ाई 1764 की। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो दोस्तों सूरत में की थी। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो दोस्तों ये पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न है कि पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? तो दोस्तों फ्रांसीसी को अल्मेडिया था। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती कहाँ थी? तो दोस्तों पुदुचेरी में थी। अगला प्रश्न है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? दोस्तों वास्को डी गामा ने की थी। अगला प्रश्न है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था? तो दोस्तों रेड ड्रैगन था। अगला प्रश्न है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया का गठन कब हुआ? तो दोस्तों 1664 में हुआ। अगला प्रश्न है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? तो दोस्तों अल्फांसो डे अल्बुकुर्क था। अगला प्रश्न है कि भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था? तो दोस्तों गोवा में था। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है? तो दोस्तों फोर्ट विलियम नाम है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी के विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया? तो दोस्तों पुर्तगालियों की राजकुमारी से। अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा कौन था? तो दोस्तों वह जमोरिन था। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो दोस्तों सूरत में की थी। अगला प्रश्न है कि राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई? तो दोस्तों अवध पर लागू की गई। अगला प्रश्न है हमारा कि किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो दोस्तों डलहौजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के नाम पर हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों डलहौजी का जुड़ा हुआ है। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य से मिलाया गया? तो दोस्तों डलहौजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल का नाम हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों डलहौजी का जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? तो दोस्तों 1843 में किया था। अगला प्रश्न है कि तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। अगला प्रश्न है कि राज्य विलय नीति किसके द्वारा लागू की गई? तो दोस्तों डलहौजी के द्वारा लागू की गई। अगला प्रश्न है कि प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई। अगला प्रश्न है कि जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब अवध के नवाब कौन थे? तो दोस्तों वाजिद अली शाह थे। अगला प्रश्न है कि पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई? तो दोस्तों बाजीराव द्वितीय के काल में। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? तो दोस्तों वाड़ीवास की लड़ाई से। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई? तो दोस्तों पंजाब राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई। अगला प्रश्न है कि 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो दोस्तों मीर जफर ने किया था। अगला प्रश्न है कि दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग था। अगला प्रश्न है कि ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? तो दोस्तों कोलकाता में घटी थी। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो दोस्तों 1853 में चलाई गई। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम तार टेलीग्राफ सेवा कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों 1853 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो दोस्तों कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अगला प्रश्न है कि किन दो स्थानों पर सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई? तो दोस्तों मद्रास और मुंबई में लागू की गई। अगला प्रश्न है कि किसने बंगाल में सरकार की द्वैत प्रणाली समाप्त की थी? दोस्तों वारेन हेस्टिंग ने की थी। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी को किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों सर थॉमस मुनरो ने किया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? तो दोस्तों कोलकाता और आगरा के बीच थी। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटेन की ओर से संपत्ति के अपवाहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों दादाभाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों डलहौजी था।
अगला प्रश्न है कि ट्रेन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? तो दोस्तों कैनिंग के समय में हुई थी। अगला प्रश्न है कोलकाता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? तो दोस्तों वुड डिस्पैच से। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो दोस्तों 1835 में बनाया था। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? तो दोस्तों लॉर्ड मैकाले ने की थी। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों बंगाल गजट था। अगला प्रश्न है हमारा कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों सर विलियम जोन्स थे। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत भारत में किस अधिनियम द्वारा की गई? तो दोस्तों 1909 के मार्लो मिल्टो अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की? तो दोस्तों 1858 में की थी। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय थे। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन आयोजन किया था? तो दोस्तों सती प्रथा के विरुद्ध। अगला प्रश्न है कि द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? तो दोस्तों 1919 एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है कि पश्चिम भारत में किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो दोस्तों गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। अगला प्रश्न सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले हैं। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला प्रश्न है कि नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों श्री रामकृष्ण को कहा जाता है। अगला प्रश्न भारत में स्थापित स्वशासन का अग्रगामी कौन था? तो दोस्तों रिपन था। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित की थी? तो दोस्तों मुंबई में की थी। अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी कौन थे? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय थे। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों नरेंद्र नाथ दत्त था। अगला प्रश्न है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया? तो दोस्तों करजन ने किया था। अगला प्रश्न है कि पीट्स इंडिया के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया? तो दोस्तों नियंत्रण बोर्ड को किया गया। अगला प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को दस्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किस पर आधारित था? तो दोस्तों साइमन कमीशन पर आधारित था। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय पहले किसने अपना बलिदान दिया था? तो दोस्तों मंगल पांडे ने दिया था। अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो दोस्तों सिपाहियों ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है कि किस ब्रिटिश व्यक्ति ने स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है? तो दोस्तों डिज़रायली था वो। अगला प्रश्न है कि किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो दोस्तों हजरत महल थे। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? तो दोस्तों बैरकपुर में चलाई थी। अगला प्रश्न है कि नाना साहेब का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों रामचंद्र पांडुरंगा था। अगला प्रश्न है कि 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथों से कटी हुई रुई के बने कपड़े पहनकर कौन गया था? तो दोस्तों गणेश वासुदेव जोशी गए थे। अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों भारत विधाता से हुआ था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन जिसमें स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ये कलकत्ता में हुआ था। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था? तो दोस्तों बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि वह प्रथम व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? दोस्तों दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों एओ हुम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न है कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की किसने कहा था? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगला प्रश्न है कि 1905 में बंगाल प्रांत को दो भागों में बांटा गया था? तो दोस्तों करजन के द्वारा बांटा गया था। अगला प्रश्न है
कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग किस अधिवेशन में एक दूसरे के निकट आ गए? तो दोस्तों लखनऊ अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है कि गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद किस अधिवेशन के सामने आया था? तो दोस्तों सूरत अधिवेशन 1907 में आया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों एयो हुम ने की थी। अगला प्रश्न है कि स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों मुंबई में हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो दोस्तों अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों करजन था। अगला प्रश्न कि भारत में गरम दली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। अगला प्रश्न कि होम रूल लीग किसने शुरू की थी? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अगला प्रश्न कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों होम रूल आंदोलन के दौरान इन्हें लोकमान्य तिलक की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न कि समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों लोकमान्य तिलक हैं। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो दोस्तों फ्रांसिस्को में था। अगला प्रश्न है कि 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर कहाँ भेजा गया था? तो दोस्तों मंडाले में भेजा गया था। अगला प्रश्न है कि किसने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्धार्थ है, मैं इसे लेकर रहूंगा? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? तो दोस्तों 1911 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी कब बनाई? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन के बाद बनाई थी। अगला प्रश्न है कि किसने गदर पार्टी की स्थापना की? तो दोस्तों लाला हरदयाल ने की थी। अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी को मानते थे। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों 1906 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ में मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने की थी। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष आरंभ हुआ किया गया? तो दोस्तों 1909 में किया गया। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आगा खान ने की थी। अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला प्रश्न कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न कि ब्रिटिश इंडिको बगान मालिकों के अत्याचार का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? तो दोस्तों नील दर्पण दीनबंधु ने लिखा था। अगला प्रश्न कि कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी? तो दोस्तों उरांव जनजाति। अगला प्रश्न है कि 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल के बर्लिन में स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों चंपक रमन पिल्ले ने की थी। अगला प्रश्न है कि जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग था। अगला प्रश्न है कि भारतीय अशांति का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। भारतीय अशांति का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ज्योतिबा फूले थी। अगला प्रश्न है कि चिटगांव शास्त्र नगर पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया? तो दोस्तों सूर्यसेन के नेतृत्व में बोला गया। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों सी राजगोपालाचार्य थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आप सभी का कि महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों अब्बास तैयब जी ने किया था। अगला प्रश्न है कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो दोस्तों लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है कि बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला प्रश्न है कि नोआखली कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये बांग्लादेश में स्थित है। अगला प्रश्न है आप सभी का कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से किसने बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था? तो दोस्तों वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली थी? तो दोस्तों थारो से ली थी। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने किस सिद्धांत के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था? तो दोस्तों न्यायधारिता के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है आप सभी का कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था? तो दोस्तों 1918 की अहमदाबाद वाली हड़ताल में। अगला प्रश्न है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था? तो दोस्तों लाहौर अधिवेशन 1929 में। अगला प्रश्न है कि गांधी जी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? तो दोस्तों भारतीय मिल मालिक और गैर सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के प्रिय गीत वैष्णो जन तो किसने लिखा था? तो दोस्तों नरसिंह मेहता ने लिखा था। अगला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला प्रश्न है यह किसने कहा था कि इस समय मध्यरात्रि होते ही जब संसार सो रहा है भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का यह कथन था। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 14 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने के लिए कौन गया था? तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। अगला प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो दोस्तों 1946 में आया था। अगला प्रश्न है कि 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि दोस्तों इसमें सभी अंग्रेज सदस्य थे, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है कि विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन होता है। अगला प्रश्न है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी थे। अगला प्रश्न है आप सभी का कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सहजानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो दोस्तों मोहम्मद इकबाल के मन में आया था। अगला प्रश्न है कि बरदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने दी थी। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों दीपन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो दोस्तों लाहौर अधिवेशन में की थी। अगला प्रश्न है कि गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। अगला प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे की जाती थी? तो दोस्तों बिस्मार्क से की जाती थी। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए? तो दोस्तों शिव स्वामी अय्यर ने कहा था। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया था? तो दोस्तों 16 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? दोस्तों 9 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई जिसका क्या नाम था? तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक नाम था। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने की थी। अगला प्रश्न है आप सभी का पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मंडाले भेजा गया था? तो दोस्तों 1907 में। अगला प्रश्न है कि जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आचार्य JB कृपलानी थे। अगला प्रश्न यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य का औचित्य बनाते हैं? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला प्रश्न है कि नमक कानून का उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका क्या नाम था? तो दोस्तों उसका नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। अगला प्रश्न है आप सभी का अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से आंसू पोंछ देना यह किसने कहा था? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के मध्य कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो दोस्तों पश्चिमी पंजाब में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो दोस्तों आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? तो दोस्तों वीर ही अहिंसा का बल। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो दोस्तों भगवत गीता को। अगला प्रश्न है
महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो दोस्तों लियो टॉलस्टॉय की कृतियों से। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि देशभक्ति धर्म है और भारत के लिए प्यार है? तो दोस्तों राजनारायण बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है कि कौन यंग इंडिया और हरिजन संघ के संस्थापक थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी थे। अगला प्रश्न है कि किसने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने लिया था। अगला प्रश्न है कि 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? तो दोस्तों बंगाल और पंजाब में थे। अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है कि 1940 से 46 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों मौलाना आजाद थे। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने की थी। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि खेती करने वाले के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दोस्तों दीनबंधु मित्र थे। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? तो दोस्तों टी प्रकाशम ने किया था। अगला प्रश्न है किस कृत्य के कारण भगत सिंह और उसके मित्र राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो दोस्तों लाहौर षड्यंत्र घटना के कारण। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो दोस्तों 1942 में किया था। अगला प्रश्न है कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में की थी। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो दोस्तों 1942 में हुआ था। अगला प्रश्न है आप सभी का कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो दोस्तों सिंगापुर में की थी। अगला प्रश्न है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला प्रश्न है आप सभी का कि किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद। अगला प्रश्न है कि फ्रंटियर गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो दोस्तों 1916 में की थी। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन को। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन किसने कहा था? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था? तो दोस्तों यंग इंडिया नाम था। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला वायसराय कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी ने 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था? तो दोस्तों साबरमती आश्रम से किया था। अगला प्रश्न है कि 1937 में कांग्रेस ने कितने राज्यों में मंत्रिमंडल बनाए थे? तो दोस्तों 7 राज्यों में। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना संधि कब हुई थी? तो दोस्तों 1932 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अगला प्रश्न है कि मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने दी थी। अगला प्रश्न है कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो दोस्तों सरदार भगत सिंह ने की थी। अगला प्रश्न कि भारत छोड़ो के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों बलिया उत्तर प्रदेश में किया गया था। अगला प्रश्न कि पूना समझौता 1932 में किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। अगला प्रश्न कि सन 1930 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो दोस्तों झंडा सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न है
1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है कि आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा था? तो दोस्तों चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने अपनी राजनैतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहाँ से किया था? तो दोस्तों चंपारण बिहार से किया था। अगला प्रश्न है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो दोस्तों पट्टभी सीतारामैया को हराकर। अगला प्रश्न है कि अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का उल्लेख किया गया? तो दोस्तों सन्यासी विद्रोह का। अगला प्रश्न है कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों बलदेव सिंह थे। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? तो दोस्तों केरल राज्य में बनी थी। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति की संकल्पना किसने की थी? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने की थी। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो दोस्तों जे मानेकशॉ थे। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम सूती के कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों मुंबई में किया गया था। अगला प्रश्न है कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो दोस्तों 1935 में अलग हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम की मीनार स्थित है? तो दोस्तों गुंटूरू आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? तो दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा था? तो दोस्तों 1882 में लिखा था। अगला प्रश्न है कि भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से कब तक दिल्ली पर शासन किया था? तो दोस्तों 1206 से 1210 तक किया था। अगला प्रश्न है भारत में शासन करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो दोस्तों गुलाम राजवंश था। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था? तो दोस्तों बलबन ने किया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हो गई थी? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का दूसरा शहर की सीरी किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया। अगला प्रश्न है स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी था। अगला प्रश्न है कि मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो दोस्तों मलिक कफूर था। अगला प्रश्न है कि भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो दोस्तों रामानंद थे। अगला प्रश्न है कि अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह स्थित है? तो दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अगला प्रश्न है कि भक्त एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था? तो दोस्तों धार्मिक सद्भाव में। अगला प्रश्न है कि मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था? तो दोस्तों जहीरुद्दीन था। अगला प्रश्न है कि पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोधी और किसके बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है कि खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा कौन था? तो दोस्तों राणा सांगा था। अगला प्रश्न है कि तुकादोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो दोस्तों 1575 में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है कि राग मियां मल्हार का सृजन किसने किया था? तो दोस्तों तानसेन ने किया था। अगला प्रश्न है कि बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया था? दोस्तों 1601 ईस्वी में बनवाया था। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के थे। अगला प्रश्न है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो दोस्तों तांबे का किया था। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो है। अगला प्रश्न भारत में शिवालिक की पहाड़ियों में किसके प्रमाण मिलते हैं? तो दोस्तों जीवाश्म के प्रमाण। अगला प्रश्न है कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ईसा मसीह थे। अगला प्रश्न है कि कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो दोस्तों मेहरगढ़ से मिला था। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा
किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो दोस्तों संस्कृत थी। अगला प्रश्न है कि 1922 मेवाड़ भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने किया था। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष काकोरी कांड की घटना हुई थी? तो दोस्तों 9 अगस्त 1925 को हुई थी। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब का गुरु कौन था? तो दोस्तों मीर मोहम्मद हाकिम था। अगला प्रश्न है कि मुगलों में सबसे ताकतवर शासक कौन था? तो दोस्तों औरंगजेब था। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में प्रांतीय राजस्व का प्रधान कौन होता था? तो दोस्तों दीवान होता था। अगला प्रश्न है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों शिवाजी थे। अगला प्रश्न है कि किसके शासन काल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता है? तो दोस्तों अलवर्दी खां के शासन काल में। अगला प्रश्न है कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत किस गुरु ने की थी? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है कि गुरमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों गुरु अंगद ने की थी। अगला प्रश्न है कि कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का शेर कहता था? तो दोस्तों वेलीजिली कहता था। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों परम स्टेन थे। अगला प्रश्न है कि किस वायसराय के समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों लीलंदित हुगो के समय। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों नाना साहेब ने किया था। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों लियाकत अली ने किया था। अगला प्रश्न है कि 1857 के समय फतेहपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों अजीमुल्लाह ने किया था। अगला प्रश्न कि भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। अगला प्रश्न कि अखिल भारतीय महिला संघ कब स्थापित किया गया था? दोस्तों 1926 में किया गया था। अगला प्रश्न कि साइमन कमीशन को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि किस समझौते के बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौते के बाद। अगला प्रश्न है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों 17 नवंबर 1932 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों लंदन में किया गया था। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जेबी कृपलानी थे। तो दोस्तों ये रहे हिस्ट्री के टॉप 500 प्रश्न जो मैंने आपको करवा दिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो आगे भी हम लाएंगे, बड़ी बड़ी वीडियो। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।